नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं वो है वैदिक सभ्यता। हमारा टॉपिक चल रहा है। वैदिक सभ्यता के दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हमने पूरा पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का टाइम रहेगा। अब हम देखते हैं कि इस काल में क्या क्या विशेषता आई थी, किस प्रकार से आर्य लोग अपना विस्तार कर रहे थे। जहां वो भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में अपनी प्रारंभिक सभ्यता की नींव रखते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ वो धीरे धीरे रुख करते हैं। तो उसी को आज हम इसमें पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या उनकी आर्य लोगों की क्या क्या इस काल विशेषता रही, किस प्रकार से वो ऋग्वैदिक काल से भिन्न इस अवस्था में पहुंच गए थे। तो देखो, इस काल में क्या था कि इस काल में जो ऋग्वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद है, उसके अलावा जो 3 वेद है उनकी रचना हुई थी इस काल में। इस काल में क्या हुआ था? इस काल में यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यकों की और उपनिषदों की क्या हुई थी? एवं उपनिषदों की रचना हुई थी इस काल में। एवं उपनिषदों क्या हुई थी? रचना हुई। याद रखना इस काल के अंदर ये जो बाकी ग्रंथ थे इस काल में रचे गए थे। इस सभ्यता का जो केंद्र था, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस सभ्यता का केंद्र पंजाब से हटकर, पंजाब वाला एरिया मतलब सप्त सिंधु वाला एरिया, पंजाब से हटकर दिल्ली व गंगा यमुना दोआब के बीच वाले क्षेत्र में आ गया था। पंजाब से बढ़कर, हटकर नहीं बढ़कर, हालांकि पंजाब में भी थे भी वो। पंजाब से बढ़कर दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया। यानी कि जो गंगा यमुना बीच वाला जो एरिया है दिल्ली के आसपास वाला, उस एरिया में सभ्यता का केंद्र आ गया। आर्य लोग वहां तक प्रसारित हो चुके थे। और बात की जाए इस सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था, वो मध्य देश था। मध्य देश इसी को कहते हैं, गंगा यमुना का जो बीच का दोहा है उसको मध्य देश कहते हैं। वो मध्य देश था। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं चल रही है कॉमन। इस युग में क्या हुआ था? इस युग में जनों ने मिलकर, जन यानी कि जैसे ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था, बताया था कि जो प्रशासनिक जो इकाइयां थी, राजनीतिक इकाइयां, जैसे जन, विषय और ग्राम और कुल, तो जन उसमें सबसे बड़ी थी। तो उस प्रकार से क्या था, इस काल में क्या हुआ कि जो जन थे, 2-3 जन आपस में मिलकर एक बड़ा जनपद बना रहे हैं। जन से बड़ा क्या होता है? जनपद। जिस तरह इस युग में जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया, बड़े बड़े जन आए। फिर बाद में क्या होगा, 600 ईसा पूर्व के बाद
बड़े बड़े महाजनपद आएंगे। जन से बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। तो इस काल में जब ऋग्वेदिक काल में केवल जन थे, ऋग्वेदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया। जनपद यानी कि कोई जन कहा जहां पर पद रखता है वो जनपद कहलाता है। तो ये छोटा था, ये उससे ही दो तीन मिलकर आपस में बड़ा जनपद बना लिए, तो बड़ा हो गया। और इसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल आएगा, उसमें क्या होगा, जनपद क्या होगा, महाजनपद हो जाएंगे, यानी कि और से बड़े हो जाएंगे वो। तो इस प्रकार से क्या चलती है, ये जनपदों की प्रक्रिया चलती है, जन कबीलों की प्रक्रिया। तो क्या इस युग में जनों ने मिलकर जनपदों का निर्माण किया। जैसे जैसे देखो, जैसे क्या हुआ, जैसे कुछ जनपदों के नाम, जैसे पुरु जनपद, पुरु जन और भरत जन मिलकर क्या बना रहे हैं, पुरु और भरत जो जन है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये कुरु जनपद बना रहे हैं। नया जनपद बना रहा है कुरु, पुरु और भरत मिलकर कुरु जनपद बना रहे हैं। उसी प्रकार से तुर्वस और क्रिवी मिलकर, तुर्वस और क्रिवी मिलकर क्या बना रहे हैं, पांचाल जनपद बना रहे हैं। कौन सा जनपद, पांचाल जनपद, पांचाल, ठीक है, जहां की द्रौपदी थी, पांचाल बना रही है। और देखो जो आर्यों का पूर्व की तरफ स्रोत है, आर्यों का पूर्वी की तरफ प्रसार का जो स्रोत है, प्रसार की जानकारी वो हमें कहां से मिलती है, वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से। ग्रंथ प्रसार ब्राह्मण का शतपथ, पत्नी पथ है, पथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। इस ग्रंथ में क्या है, एक ऋषि है, ऋषि का नाम है गौतम राहुगण। क्या नाम है, ऋषि का नाम है गौतम राहुगण। एक ऋषि है, ये जो कि सरस्वती नदी पर रहते थे, इनका आश्रम था सरस्वती नदी पर। इनके जो शिष्य थे, उन शिष्य का नाम था माधव। क्या नाम था, माधव, शिष्य का नाम माधव। तो इस ग्रंथ में क्या उल्लेख मिलता है कि माधव ने एक अग्नि का क्या किया, आह्वान किया, वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि का क्या किया, आह्वान किया। और वो अग्नि के मुख में प्रकट हुई, मुख से वो धरती पर गिर गई, और धरती में गिरकर वो सरस्वती नदी से लेकर कहां तक चलती गई, वो जो सदानीरा नदी है, कौन सी नदी, सदानीरा, सदानीरा वो बोलते हैं आज गंडक नदी, गंडक नदी। इस नदी तक वो जितना भी क्षेत्र था उस क्षेत्र को जलाती हुई चली गई। यहां से सरस्वती नदी से लेकर कहां तक, गंडक नदी तक। तो इस वाले एरिया को उसने क्या कर दिया, जंगल जो था उसको राख कर दिया। और जो जब ये नदी आई, कौन सी, सदानीरा नदी, यहाँ आकर वो आग बुझ गई। तो इस वाले एरिया में क्या हो गया, जो इलाका था वो खाली हो गया, और यहाँ पर आर्यों ने अपना स्थान बसा लिया। तो ये जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से कि आर्यों ने पूर्वी की तरफ अपना प्रसार किया। एक माधव ने क्या किया, वैश्वानर अग्नि का आह्वान किया, जो कि सरस्वती नदी से लेकर सदानीरा नदी तक का एरिया साफ कर दिया उसने। ठीक है, ये स्रोत मिलता है कहा, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, जब इस काल में नया ढांचा आया, उसकी कौन कुछ विशेषताएं हैं, देखो। इस काल में आर्यों का नया ढांचा आया। नया ढांचा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जिसकी प्रमुख विशेषताएं, जैसे देखो प्रमुख विशेषताएं देखो,
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। इस काल में क्या होगा, कृषि की प्रधानता आ जाएगी। जहां ऋग्वेदिक काल में पशु प्रधान अर्थव्यवस्था थी, इस काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आ जाएगी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आ गई। और इस काल के कबायली संरचना में दरार आ जाएगी। कबायली संरचना में धीरे धीरे, एक साथ एक अकस्मात नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी वो। कबायली संरचना में दरार आ जाएगी। वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना में थोड़ी जटिलता आ जाएगी वर्ण व्यवस्था में। क्षेत्र का साम्राज्य उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय। यानी क्या है, पहले जो कबायली साम्राज्य था वो क्षेत्र आधारित हो जाएगा। यानी कोई भी राजा है वो किसी लोगों पर शासन ना करके अब किसी क्षेत्र का राजा हो जाएगा, एक सीमा बन जाएगी। क्षेत्र का साम्राज्य का उदय। और इसके अलावा इसमें जो प्रमुख जो रहा वो था, इससे इन सबको गति देने वाला, इन सारी विशेषताओं को गति देने वाला, इन सबको गति देने वाला जो प्रमुख कारक था, देने वाला तो कारक था वो तो लोहा। गति देने वाला, इन सबको गति देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जो महत्वपूर्ण कारक है वो है लोहा। इस समय क्या है, लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे का प्रयोग आरंभ कर दिया गया। तो लोहे से क्या है, कोई युद्ध का हथियार वगैरह हथियार वगैरह बनाएंगे। जिसके पास लोहा है, लोहे के हथियार है, वो आसानी से क्या कर सकता था, जंग जीत सकता था। लोहे के बहुत सारे उपयोग थे, बहुत सारी चीजों में उसका यूज किया जा सकता था। ठीक है। और ये याद रखो कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का प्रयोग हुआ था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग युद्ध उपकरण बनाने में हुआ था। प्रयोग किसमें हुआ था, युद्ध उपकरण, युद्ध के हथियार, युद्ध उपकरण बनाने में हुआ। जबकि कृषि के अंदर, कृषि उपकरणों में इसका कोई बहुत कम योगदान है। खड़े संबंधी उपकरण में कृषि संबंधी उपकरण कम ही बने, मतलब बहुत कम बने थे लोहे के कृषि उपकरण। क्योंकि जो लोहे का फाल होता था वो कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान था उसका। क्योंकि लोहे का फाल होता है जो कभी काफी मजबूत होता है, नुकीला होता है, और उसकी डेंसिटी ज्यादा होने का उसका वजन होता है, तो अंदर तक क्या कर सकता था, वो खेत को, जमीन को खोद सकता था। जबकि लकड़ी के फाल क्या हल्का होता है, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि अंदर तक जमीन को खोद सके। तो जहां तक जितने अंदर तक जाएगा लोहे का फाल, जो हल्का फाल है, उससे क्या है कि जमीन को अंदर तक क्या होगी, खुदेगी, और उसके क्या होगा, अच्छे से फसल जो है वो रुकेगी उसके अंदर, मतलब फसल होगी। तो इससे कृषि संबंधी उपकरण बहुत कम बने थे इस टाइम पर। फिर बाद में जाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद कृषि संबंधी उपकरणों में लोहे ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ठीक है। तो कृषि संबंधी उपकरण बहुत कम बने थे। और ये याद रखना कि लोहे का जितना राजनीतिक उपयोग हुआ उतना आर्थिक यूज नहीं होगा उसका। लोहे का जितना राजनीतिक, लोहे का जितना राजनीतिक परिणाम निकला उतना आर्थिक नहीं, उतना
आर्थिक में, मतलब क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था लोहे ने, जबकि अर्थव्यवस्था में बहुत कम इसका योगदान रहा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन विशेषताएं थी उत्तर वैदिक काल की, जिसमें ये विशेष कुछ कॉमन विशेषता ये है जो कि हमें इसको आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना कि इनका प्रसार कहाँ से कहाँ तक, पहले ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु वाले प्रदेश में था, उसके बाद दिल्ली और यमुना गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है उसमें आ गए थे। उसमें जाकर इन्होंने क्या किया था, अपनी संस्कृति का प्रसार किया। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो पढ़ते हैं हम एक इसकी विशेषताएं, राजनीतिक विशेषता स्टार्ट करते हैं कि इसकी उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या थी और ये किस प्रकार से ऋग्वेदिक काल से भिन्न भी थी। आप ऋग्वेदिक काल पढ़ा चुका हूं, तो उससे इसको आप कंपेयर करना कि वहां पर क्या था, यहाँ पर क्या विशेषता है, गिरावट आई है या फिर उसमें सुधार हुआ है, ये सब आपको नोट करना है। देखो पहले पढ़ते हैं हम राजनीतिक विशेषता। राजनीतिक व्यवस्था, इस काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या क्या थी। देखो अब देखो इसमें देखो, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या था, राजा जो था वो कबीले पर शासन करता था। ऋग्वेद में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब यानी कि उत्तर वैदिक काल में उस प्रदेश क्षेत्र का पर शासन करने लगा। ऋग्वेद में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस क्षेत्र या प्रदेश पर शासन करने लगा, यानी क्या हो गया कि जो शासन था वो क्षेत्र आधारित हो गया, क्षेत्र आधारित। पहले क्या था, जन आधारित था, जन आधारित यानी लोगों पर आधारित है, कबीले पर आधारित है। अब ये नहीं रहा, ऋग्वेदिक काल में ये था, उत्तर वैदिक काल में ये है। ठीक है, क्षेत्र आधारित है, इस क्षेत्र विशेष का राजा है वो, उसमें चाहे कितनी भी जनता रहे उससे उसको लेना देना नहीं था। मतलब जिस क्षेत्र के लोग आते थे उसमें, एक एरिया है, इसमें जितने भी लोग हैं उनका राजा है, इस क्षेत्र का राजा है वो। पहले क्या था कि क्षेत्र वेत्र कुछ नहीं था, ऋग्वेदिक काल में लोग हुआ करते, जितने भी लोग थे उन सब का राजा हुआ करता था। उस समय क्षेत्र आधारित संरचना नहीं थी, कबीलाई संरचना थी। अब कबीलाई संरचना में दरार बढ़ रही है, क्या आ रही है कि क्षेत्रों का नई क्षेत्रीय राज्य का उदय हो रहा है, तो क्षेत्र आधारित संकल्पना का जन्म हो रहा है इसमें, ये याद रखना है आपको। क्षेत्र आधारित होगी जो राजा की शासन व्यवस्था के लिए। इस काल में हमें क्या है, राष्ट्र शब्द की क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसी काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, प्रथम बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख इसी काल में हुआ है, याद रखना। और इस टाइम की जो प्रशासनिक इकाइयां थी, याद रखो, जो राजनीतिक इकाइयां थी, जो राजनीतिक इकाइयां थी, संरचना थी, राजनीतिक इकाइयां, जैसे देखो पहले क्या था, पहले जन था, जनों में क्या होता था, विश्व होता था, और विश्व में क्या होता, ग्राम होते थे। ऋग्वेद में ग्रामों में कुल होते थे, यानी पहले कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन। अब क्या बन रहा है, जन से राष्ट्र बन रहा है। राजनीति का ये बात की जाए तो क्या पहले के ऋग्वेद में राष्ट्र नहीं था, अब राष्ट्र का होगा उत्तर वैदिक काल में। वही अलग है, वही है ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल और इसमें यही मूल अंतर है
इसमें राष्ट्र का उल्लेख आ रहा है। आगे देखो, इस काल में राजतंत्र था, और राजतंत्र किस पर आधारित था? वंशानुगत था। वंशानुगत राजतंत्र, राजा राजा जो था वो राजतंत्र पर आधारित, राज शासन किस पर आधारित था? राजतंत्र पर। कुछ गणतंत्र भी, गणतांत्रिक इकाइयां भी थी, गणतांत्रिक, लेकिन हालांकि सब ज्यादा इंपॉर्टेंट राजतंत्रात्मक ही था। ये अपवाद स्वरूप मिलते हैं कुछ। तो राजतंत्र किस पर आधारित है? वो वंशानुगत है, राजा के बाद उसका बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा राजा। ये था, ये व्यवस्था थी इस काल में। और इस काल में देखो, इस काल में क्या होता, राजा जो था, राजा की शक्तियों में क्या हो गया था? राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। पहले क्या था, राजा की शक्तियों में क्या था? वृद्धि इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं थी, उस पर सभा समिति क्या थी? अंकुश लगाती थी। लेकिन आप कह रहे राजा की शक्तियों में क्या हो गया? बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि वो उसकी जो राजतंत्रात्मक जो इकाइयां थी, और या फिर यूं कहेंगे इसका जो राजत्व था, उस राजत्व में उसने बढ़ोतरी कर ली, उसकी शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि हो गई। सभा समिति इस टाइम में भी थी, सभा समिति जो संस्था इस टाइम में भी थी, लेकिन क्या था, इनके अधिकारों में धीरे धीरे क्या होती, कमी होती जा रही थी। इनके अधिकारों में क्या हो रहा था? कमी हो गई थी, क्योंकि पहले क्या था, ये इधर देखो, पहले राजा होता था, ऋग्वेदिक काल की बात की, राजा, और राजा के साथ साथ पहले एक सभा होती थी और एक समिति होती थी। अब देखो, दो संस्थाएं हैं, सभा समिति, ये कंट्रोल रखती थी राजा पर, इसकी शक्तियां कम थी और इनकी ज्यादा थी। अब उल्टा हो गया है, अब क्या हो गया, राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई है और इनकी शक्ति में कमी हो गई है, क्योंकि एक शक्ति जब बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ये सिस्टम है कि ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, अगर ये बढ़ गई तो ये घट गई। हालांकि कुछ अंकुश था राजा के ऊपर इन सभा समिति का, लेकिन इतना नहीं था जितना ऋग्वेद में हो, ऋग्वेदिक का सभ्यता में था। राजा की शक्ति में अपरिमित शक्तियां वृद्धि हो गई थी, तो राजा की शक्ति बढ़ रही थी और इनकी शक्ति घट रही थी, क्योंकि राजा क्या था, निरंकुशता की ओर क्या जा रहा था, अग्रसर हो रहा था, उस पर किसी प्रकार का अंकुश न रहे। याद रखना है आपको, इनके इस अधिकारों में क्या होता, कमी हो रही थी। और ये देखो, ये जो अधिकारों में कमी है और राजा की शक्ति में जो वृद्धि है, वो इस बात से भी पुष्ट हो जाती है कि इस टाइम के जो राजा थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। क्या करते थे? इस युग में राजा अपने प्रभाव को या अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे स्वराष्ट्र, एकराट, सम्राट आदि। इसके साथ वो क्या करने लगे, इसके साथ क्या करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। क्या करने लगे? बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। इन अनुष्ठानों का मतलब ये था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। मकसद क्या था? सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, कि सबसे अलग दिखने के लिए। राजा को अपनी प्रजा से
या फिर अन्य राज्य, अन्य लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, उनसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या करने लगे, वो यज्ञों का आयोजन करने लगे। इन यज्ञों में देखा कौन कौन से यज्ञ थे, एक राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ थे तो काफी लंबे समय तक चलते थे, और इनसे क्या राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में क्या होती, वृद्धि होती थी, और राजा क्या है अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए इन यज्ञों का क्या करता था, आयोजन करता था। तो यज्ञों के राजा के बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगा अपने आप को अलग सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। तो ये इस काल, इस समय की विशेषता, जबकि उस समय ऋग्वेदिक काल में ये दार्शनिक व्यवस्था नहीं थी, ऐसी उपाधि, इस तरह के यज्ञ नहीं होते थे, लेकिन अनुष्ठान के तौर पर होते थे, ये इस प्रकार के यज्ञ नहीं होते थे वो जो इस टाइम पर हो रहा है। और देखो इस काल में क्या है, इस काल में जो कर व्यवस्था है, कर व्यवस्था की बात की जाए, टैक्स सिस्टम की, कर व्यवस्था जो है वो क्या हो गई, नियमित हो गई, नियमित हो गई। पहले क्या थी, पहले बलि हुआ करती, यानी स्वैच्छिक कर। बलि क्या है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक उपहार या भेंट हुआ करती थी, इसके लिए, राजा के लिए। अब वो स्वैच्छिक भेंट या उपहार जो था वो नियमित हो गया, यानी कि कर व्यवस्था स्थापित कर दी गई जो कि राजा को नियमित तौर पर अपनी प्रजा से वसूल करना होता था, या प्रजा राजा को नियमित कर देती थी। तो कर व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। और देखो जो राजा के, जो राजा हुआ करता था उसके जो अधिकारी, जैसे कि हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा, अधिकारी जो थे उनमें भी वृद्धि हो गई। जो रत्नी या रत्नी हुआ करते थे, रत्नी में वृद्धि हो गई, 12 रत्नी अधिकारी हो गए। ये देखो यजुर्वेद में, यजुर्वेद में राजा के उच्च अधिकारियों को रत्नी, ये शब्द याद है, रत्नी, रत्नी कहा गया है। क्या कहा गया है, रत्नी कहा गया है उच्च अधिकारी को। इन रत्नी की सूचियों में, इन रत्नी की सूचियों में कौन कौन से अधिकारी आते थे, देखो इन रत्नी की सूची में, सूची नहीं, सूची अलग हो जाती, सूची, सूची में राजा के सगे संबंधी, राजा के संबंधी, संबंधी यानी कि उसकी पत्नी है, उसका जो पुत्र है, राजकुमार है, वो सब भी आते थे। विभागाध्यक्ष, जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। और जो मंत्री हुआ करते थे वो भी आते हैं, हम दरबारी गण आते थे। यानी कि जो विभाग है अलग अलग, कोष विभाग अलग अलग, उस पर उसके दरबार में जो मंत्री हुआ करते वो सभी संबंधी, यानी इसमें राजमहिषी भी होती थी, पटरानी वगैरह, राजमहिषी उसी को बोलते थे, और राजकुमार वगैरह पुरोहित होते थे, वो सब इसी में आते थे। कुल मिलाकर 12 अधिकारी हो गए थे रत्नी की सूची में। कितने अधिकारी होते थे, 12, याद रखना, इनको सबको मिलाकर 12 होते थे। ठीक है, और देखो क्या लिखा,
इस समय भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, नहीं होती थी, यानी स्थायी सेना का अभी अभाव है। लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, स्थायी सेना का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी स्थायी सेना नहीं है, स्थायी सेना का नहीं रखता था वो। और एक चीज याद रखना, जो सभा समिति ऋग्वेदिक काल में हमने क्या पढ़ा था, सभा पढ़ा था, समिति पढ़ा था, और एक संस्था और पढ़ी थी विदत। जैसे राजनीतिक प्रशासनिक की संस्थाएं थी उनमें विदत। तो उत्तर वैदिक काल में ये बनी हुई थी, ये बनी हुई थी, इसका क्या हुआ, लोप हो गया था। क्या हो गया था, इसका लोप हो गया था, यानी कि ये खत्म हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, विदत का लोप हो गया था, ये संस्था क्या हुई थी, ये खत्म हो चुकी थी, जबकि सभा समिति का अस्तित्व अभी भी था। ये याद रखना, केवल दो ही संस्थाएं बची थी, बाकी सब लोप हो चुकी थी। ये इस काल की विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये राजनीतिक विशेषताएं हैं, इसको आपको कंपेयर करके पढ़ना है कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में उनका स्वरूप कैसा हो गया। ठीक है, इसको आप नोट करो। देखो अपन पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में देखो कि धार्मिक जो जीवन था उसमें कर्म कांड का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि यजुर्वेद जो था वो स्पेशली किसके लिए था, कर्म कांड और यज्ञ वगैरह के लिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि राजा बड़े बड़े यज्ञ करता था अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो कर्म कांड की जीवन पद्धति स्टार्ट हो गई थी। और ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता थे, जो कि प्राकृतिक देवता थे, उनके स्थान पर नए देवताओं का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, नए देवता स्थापित हो जाएंगे। वो भी जारी है, उनकी पूजा भी जारी है, लेकिन उनका महत्व कम होकर दूसरे देवताओं का महत्व बढ़ जाएगा। ये हम पढ़ेंगे अब धार्मिक जीवन में। तो देखो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में देखो, धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, ये देखो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआ ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। यानी ब्राह्मणों का क्या हो गया, इसमें प्रभाव बढ़ गया था, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया था, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया इस काल में। और जो यज्ञ है, यज्ञों का बढ़ गया, यज्ञ इस संस्कृति का क्या था, मुख्य मूल था। यज्ञ इस संस्कृति का, उत्तर वैदिक संस्कृति का मूल हो गया था, मूल था, यज्ञ संस्कृति का मूल बन गया था। और इसके साथ यज्ञ के साथ साथ और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान मंत्रादिविधियों प्रचलित हुई, अनेक मंत्रादि विधियां प्रचलित हुई इस काल के अंदर। ठीक है, और इस काल में देखो जो ऋग्वेदिक प्रमुख देवताओं के स्थान पर, देवताओं जिनमें देखो इंद्र, कौन था, इंद्र व
अग्नि के स्थान पर त्रिदेव, प्रजापति, विष्णु व शिव का महत्व बढ़ गया। शिव यानी रुद्र के रूप में हो, रुद्र रुद्र जिसे कहते हैं शिव, जिसमें प्रजापति सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रभाव इनका पड़ा था प्रजापति का, सबसे ज्यादा महत्व इनका बढ़ा था प्रजापति का, जो कि सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में इनका क्या हुआ, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में इनका महत्व बढ़ गया, इनको माना गया सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में। ठीक है, और जो पूषण है, जो पहले क्या थे, ऋग्वेद में क्या थे, ऋग्वेद में पशुओं के देवता थे, इसके पशुओं के देवता थे। अब क्या हो गए, अब शूद्रों के देवता हो गए, इसके शूद्रों के देवता हो गए, देवता बन गए, याद रखना, शूद्रों के देवता बन गए पूषण। और देखो इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं का भी प्रचलन हो गया था। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हो गई। जैसे कि हम किसी भी देवता के कोई प्रतीक मान कर उस वस्तु, किसी वस्तु की पूजा करते हैं, उसी प्रकार अर्थात इस चिन्हों के रूप में। और देखो उत्तरवैदिक काल में बहुदेववाद, इस काल में क्या होता, बहुदेववाद की स्थापना हुई। बहुदेववाद यानी बहुत सारे देव देवता। षड्दर्शन की स्थापना हुई, किसकी, षड्दर्शन का बीजारोपण हुआ। षड्दर्शन का, छह दर्शन, इसमें ये था इसकी विशेषता, बहुदेववाद, षड्दर्शन, और इनकी स्थापना हुई। षड्दर्शन की अगर हम बात करें तो षड्दर्शन में देखो ये आते हैं अपने षड्दर्शन में सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, जो कि षड्दर्शन के पार्ट है। छह दर्शन मतलब कि इनका बीजारोपण हुआ। इसके अलावा इस काल में 4 आश्रमों की स्थापना हुई। 4 आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। आश्रम व्यवस्था आपने ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम में मनुष्य जीवन को इन 4 आश्रमों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये थी धार्मिक जीवन इस काल का। इसमें आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में क्या था। ऋग्वेदिक काल में इन सब कोई वो नहीं थी, स्थापना नहीं हुई थी। इस काल में कुछ परिवर्तन आ गए उनके धार्मिक जीवन में, यज्ञ का महत्व बढ़ गया। इंद्र और अग्नि जो प्रमुख देवता थे ऋग्वेदिक काल के, उनमें उसके स्थान पर त्रिमूर्ति, प्रजापति, विष्णु और रुद्र का महत्व बढ़ गया था। पूषण जो देवता थे, पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए।
तो ये धार्मिक जीवन था, इसको आपको कंपेयर ऋग्वेदिक काल से कंपेयर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपना आज तक इतना ही। आज हमने उसकी राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन को पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी का बचा हुआ सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।